If we zoom into the blonde hair of this beautiful lady, we can find the thread of hair. Each thread of hair is nearly 1 micrometer thick. Now, if we zoom in further, we can find even the dead cells which are joining or making bond with each other, and they are just holding the thread of the hair. Each dead cell is nearly 10 micrometer in diameter. Now, if I zoom in more, I can find fiber of the dead cell, that is a part that could be a part of cell wall, etc. Now, uh, if I zoom in more, I can just find the molecules of nitrogen, oxygen, carbon, or any other molecule which are actually combining and making the whole of this material called hair. Now, if we zoom into the molecules further, we can find these even smaller particles called atoms. So, as atoms are actually the fundamental units of any living being. Each kind of atom contains very small size particle at the center called nucleus, and in the surroundings of the nucleus we can see the green colored electrons revolving around them. For the electrons to revolve around the nucleus, the electrostatic attraction between the nucleon and the electron and the nucleus actually provides the necessary centripetal force, and hence we can see the approximately circular or elliptical path followed by each of the electrons in an atom. Hello everyone, welcome to Physics Gurukul by PAKS. My name is Anil Kumar Seth. That stands for Physics by Anil Kumar Seth. बच्चों, हमने पहले भी टॉपिक ये देख रखा है एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर हमने देखा कि रदरफोर्ड हु वाज द गुरु ऑफ नील बोर. तो नील बोर के गुरु थे रदरफोर्ड, जिन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा एंड ही गेव सो मेनी थियरीज. ओके, उन्होंने न्यूक्लियस के मॉडल के ऊपर, एटॉमिक मॉडल के ऊपर, नॉट न्यूक्लियस मॉडल, एटॉमिक मॉडल के ऊपर कितनी सारी थियरीज दी उन्होंने. ठीक है जी, रदरफोर्ड. अब उनके शिष्य थे ये नील बोर. नील बोर ने क्या करा जी, उन्होंने कहा कि यार मेरे गुरु के जो मॉडल है, व्हेन यू आर सिटिंग वेरी क्लोज टू समवन, तो आपको पता होगा कि भाई इसके अंदर कमी क्या है, इसके अंदर अच्छाइयां क्या है. तो उन्होंने अपने गुरु के ही मॉडल को लिया और वहां पे जो मैथमेटिकल रिलेशंस पॉसिबल हो सकते थे, जो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने डिराइव करा था मैथमेटिकल रिलेशंस, तो उन्होंने उस रिलेशन को, मैथमेटिकल रिलेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया. एंड इट इज स्टिल इट्स नॉट अ बोर्स नील बोर्स लॉ. तो बच्चों, एटॉमिक मॉडल का कोई लॉ नहीं है, अभी भी ये थियरी है. अब ये थियरी हर जगह पे एप्लीकेबल है कि नहीं है? थियरी जो होती है वो यूनिवर्सल नहीं होती है. इट इज एप्लीकेबल फॉर सर्टेन कंडीशन, फॉर सर्टेन वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशन ऑल्सो. ठीक है, तो बच्चों ये जो थियरी है नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल थियरी, ठीक है जी, ये बच्चों केवल एप्लीकेबल है, किसके लिए बच्चों? ओनली फॉर एच लाइक स्पीसीज. अब स्पीसीज वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों? एटम हमारा है 1H1 एटम है, 1H2 H लाइक स्पीसीज है. ठीक है, ये भी हाइड्रोजन एटम है. 1H3 ट्रीटियम, ये भी हाइड्रोजन एटम है. लेकिन अगर मैं लिखूं 2He4 प्लस ई, यहां पे चार्ज आ जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो प्लस ई चार्ज. ठीक है जी, तो जो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वी गॉट 2He4 प्लस ई. दैट्स राइट. सो बच्चों, यहां पे जो हीलियम है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है. इन सब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है. तो जो ऐसे एटम या फिर आयंस होते हैं जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे H लाइक स्पीसीज. तो H लाइक स्पीसीज आर दोज एटम्स और आयंस which contain only 1 electron. That's right.
सो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर कैरी करेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है जी। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरिंग एटम हो या आयन हो, उसके लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल केवल एप्लीकेबल है, तो बहुत लिमिटेड है बच्चों। प्लस ये भी ऐसा भी है कि बच्चों ये जो एटॉमिक मॉडल है इसको 100% हाइड्रोजन एटम भी फॉलो नहीं करता, ठीक है जी। तो ये बच्चों सपोज 80-90% कंडीशंस में इस मॉडल को फॉलो करता है, तो दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज सो प्रिसाइज एंड तो हम इसको मानते हैं प्रिसाइज, मतलब कि 80-90% फॉलो करता है, ओनली 10% इज द एरर, ठीक है जी। और किसी के मॉडल में इतने कम एरर के साथ और इतनी कम ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं है। दैट्स व्हाई वी स्टिल स्टडी द नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है बच्चों। नील बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर बच्चों कितने स्टेटमेंट्स हैं, गेस करिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर। तो बच्चों यहां पे स्टेटमेंट्स है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, तो कितने स्टेटमेंट्स हैं यहां पे नील बोर के एटॉमिक मॉडल में, आप गेस करेंगे। तो जो आंसर इज बच्चों नील बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर बच्चों 4 स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। वो क्या क्या है जी, तो इनकी रदरफोर्ड के साथ इनका मॉडल एज कंपेयर टू रदरफोर्ड कैसे बेटर है, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल दिया। मैथमेटिक्स समथिंग विच गिव्स प्रिसाइज रिजल्ट। थियरी में हमें रिजल्ट्स प्रिसाइज नहीं मिलते हैं, मैथमेटिक्स में रिजल्ट्स प्रिसाइज मिल जाता है कि ये भाई ये पर्टिकुलर रिजल्ट है, ठीक है जी। तो ये मैथमेटिकल मॉडल दिया उन्होंने एंड ही मेड 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिज मॉडल, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या जी बताया, देख लीजिए जी बच्चों। अगर हाइड्रोजन एटम है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बैठा होगा, तो यानी कि प्लस ई चार्ज होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो कोई और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि केवल प्लस ई चार्ज ही हो, तो उसका अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो प्लस जेड टाइम्स ई चार्ज हो सकता है बच्चों। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एच लाइक स्पीसीज। तो एच लाइक स्पीसीज है जी और उसका न्यूक्लियस है जी जिसमें चार्ज होगा प्लस जेड टाइम्स ई, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एटम जिससे ये बना हुआ है आयन, है ना, ठीक है जी। अब जी क्या बोलता है ये मॉडल कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों ओर घूमता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। इलेक्ट्रॉन आई कैन शो विद द हेल्प ऑफ अगेन रेड कलर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये चारों ओर घूमता है विद स्पीड v इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं बच्चों v इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड, और जितने रेडियस के सर्कल में मूव करता है उसको बोलते हैं बच्चों दैट रेडियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल रेडियस, दैट्स राइट। तो स्मॉल r इक्वल्स टू ऑर्बिटल रेडियस। तो जो नील बोर्स थ्योरी का एटॉमिक मॉडल का बच्चों पहला स्टेटमेंट ही इसी के बारे में, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली अबाउट दिस, ठीक है जी। क्या स्टेटमेंट है जी देखते हैं बच्चों। नील्स बोर मॉडल स्टेटमेंट फर्स्ट है जी जो कहता है कि इन द एवरी एच लाइक स्पीसीज द एच एटम एच लाइक स्पीसीज सॉरी द इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है सर्कुलर है। अब आपको पता है बच्चों कि हमारे पास अभी थोड़ा सा एडवांस्ड एटॉमिक मॉडल भी आ गया है जहां पे हम पढ़ते हैं एसपीडीएफ सब ऑर्बिटल्स, एसपीडीएफ, ठीक है, जिसमें स्फेरिकल शेप या सर्कुलर शेप किसको बोल सकते हैं, बेल शेप, डबल शेप, ट्रिपल डबल शेप, ये सब भी होते हैं जी, ठीक है। तो अभी हमने एडवांस्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ रखे हैं। तो ये जो नील्स बोर थियरी है एटॉमिक मॉडल है बहुत लिमिटेड है, केवल सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है जी। तो जो ये पहला स्टेटमेंट कहता है, क्या कहता है बच्चा, लिख सकते हैं हम। आई एम जस्ट मेकिंग दिस स्टेटमेंट अगेन। इन एवरी एच लाइक स्पीसीज द इलेक्ट्रॉन revolves in a circular orbit. The electron revolves in a circular orbit and अगर सर्कुलर मोशन है बच्चों,
सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होगा, सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है तो तभी वो पॉसिबल है, सेंटर की ओर फोर्स होगा जी। एंड उसमें ऐड करेंगे एंड द करेस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स FC is given by the electrostatic attraction. The corresponding centripetal force is given by K Q1 Q2 by R square, the electrostatic attraction between 2 point charges. The corresponding centripetal force required is provided by the centripetal force between the electron and the nucleus. ठीक है जी, statement complete. In every H-like species, the electron revolves in circular orbit and the corresponding centripetal force required is given by the electrostatic force between the nucleus and the electron. So this electron, while revolving, it is having an acceleration also towards center. As we know, AR equals to radial acceleration equals V square by R. ठीक है जी. Now, Newton's force equation says anywhere net force towards center equals to mass into centripetal acceleration. I can write radial acceleration as AC also, centripetal acceleration. Centripetal net force towards center is how much? That is Z times K E square by R square equals to mass of electron will come here, mass of electron, and V square upon R, small r. This is the first equation, mathematical equation that नील बोर प्रोवाइडेड। बच्चों कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, जो फोर्स है उसका नेचर को चेंज कर देते हैं। तो जब फोर्स का नेचर चेंज होगा, बोल देंगे भाई फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर नहीं है, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। ठीक है जी, ऐसे चेंज कर देते हैं। तो जब भी एग्जाम में चेंज करेंगे हमें गिवन होगा, और जब भी वो गिवन होगा चेंज, हम इस इक्वेशन में वो चेंज को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। जो भी फोर्स नया गिवन होगा उस फोर्स को यहां पर रख देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है जी, देखते हैं आगे क्या लिखते हैं। ओके, वो भी देखना है हमें। बच्चों सेकेंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो नील बोर ने दिया for regarding the motion of electron, and that was कि during motion, during the motion of the electron, its angular momentum remains constant। बच्चों एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा? जब फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सिस से पास कर रहा है सेंटर के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस, बच्चों जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस कांस्टेंट रहेगा बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फोर्स जब न्यूक्लियस से पास कर रहा है तो इस न्यूक्लियस से पास करने वाले फोर्स का जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा, हमें पता है जी। ठीक है, तो इस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा अबाउट द न्यूक्लियस। अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इज इट राइट? अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, बट वो कांस्टेंट कितना है? तो उन्होंने यही बताया भाई कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, एंड दिस कांस्टेंट इज L angular momentum stands for angular momentum equals to n times h upon 2 pi. That's right. बच्चों एंगुलर मोमेंटम का एक और डेफिनेशन है, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि लीनियर मोमेंटम यानी कि P और into R perpendicular distance from the axis, perpendicular distance of the axis of the line of momentum into momentum is equals to angular momentum। बच्चों मोमेंटम कितना? इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस कितना? नॉर्मल डिस्टेंस मोमेंटम का r, p वेक्टर ऐसे होगा वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में, इक्वल्स टू n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय whom? द नील बोर। नील बोर ने बच्चों दो इक्वेशन प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर दोनों में से किसी इक्वेशन को चेंज कर दिया
तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो भी चेंज हो जाएगा। सो रिजल्ट तो हम पढ़ेंगे, बट हमें पता होगा कि ये रिजल्ट जनरल है, और किसी स्पेसिफिक केस के अंदर अगर हमने इक्वेशन को चेंज कर दिया तो वो जनरल रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा तो मॉडल का पार्ट है। ठीक है जी, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ये एटॉमिक मॉडल का पार्ट है, जो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है वो भी एटॉमिक मॉडल का पार्ट है जी। ठीक है जी। बच्चों, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जो एच है इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो एच है बच्चा इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है जी, वो हमें पता होना चाहिए। बच्चों, व्हाट इज एन हियर? एन हियर बच्चा, जो एन है बच्चा, इसको नंबर ऑफ शेल बोलते हैं बच्चों, नंबर ऑफ शेल ऑब्लिक नंबर ऑफ शेल बोलते हैं बच्चों। और इसको बच्चों एक और चीज नाम देते हैं, इसको एक और नाम देते हैं बच्चों, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, तो बच्चों इसका नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, एंड इसका नाम बच्चों नंबर ऑफ शेल भी है। तो अगर मैं बोलूं कि फोर्थ शेल, इसका मतलब n इक्वल्स टू 4। अगर मैं बोलूं थर्ड शेल, n इक्वल्स टू 3। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So there are two mathematical expressions we have got. Finally, we will be looking for the result also, which we get from these mathematical result. बच्चों, ये दो स्टेटमेंट्स के बाद दो थियोरेटिकल स्टेटमेंट भी प्रेजेंट है बच्चा, दो थियोरेटिकल स्टेटमेंट प्रेजेंट है नील बोर्ड के मॉडल में। पहले वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम मैथमेटिकली डिराइव करके देखेंगे क्या यहां पे आता है एक्सप्रेशन। बच्चों, थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या है जी? थर्ड नंबर क्या है? नील बोर ने एक और बात साफ करी। क्या जी साफ करी, बताते हैं। उन्होंने बोला कि बच्चे जो किसी ऑर्बिट में किसी ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जा रहा है तो उस ऑर्बिट के अंदर उसकी एनर्जी अपने आप चेंज नहीं करेगी, यानी कि उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, यानी कि उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले एक्सप्लेन तो बाद में करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं बच्चों। व्हाइल रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, थर्ड स्टेटमेंट बच्चा, नील बोर मॉडल, स्टेटमेंट नंबर 3, while revolving in an orbit, the total mechanical energy of the electron nucleus system, the total mechanical energy of the electron nucleus system remains constant or conserved. While revolving in an orbit, the total mechanical energy of the electron nucleus system remains constant or conserved. बच्चों, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन भाई रेडियस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, 1.01 सेंटीमीटर हर जगह पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो इन्होंने जो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उन ऑर्बिट्स को नाम दिया शेल। तो ईच ऑफ दीज ऑर्बिट्स ही नेम्ड शेल। तो यानी कि जो हम बोलते हैं n इज द नंबर ऑफ शेल, ये वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है अपनी एनर्जी को कांस्टेंट मेंटेन करते हुए। ठीक है जी, तो बच्चों ये शेल है, n इज द नंबर ऑफ शेल, दैट्स राइट। ओके, सो बच्चों अगर हम थियरी को थोड़ा एक्सटेंड करें आगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, उस इलेक्ट्रॉन से कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में जा रही है, प्लस सराउंडिंग से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जा रही है। ठीक है जी, तो एक तरीके से ये वो प्लेसेस हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बैलेंस है विद इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग से एनर्जी आई, सराउंडिंग को एनर्जी गई, नेट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू सराउंडिंग इज जीरो। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। इसको बोलते हैं, इस एनर्जी ऑर्बिट्स को, कांस्टेंट एनर्जी ऑर्बिट्स को बोलते हैं शेल। ठीक है जी, दैट्स राइट। दिस वाज बच्चों थर्ड स्टेटमेंट। अब ये जो एनर्जी कांस्टेंट है, क्या ये भी वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। किसी पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मैं स्टेटमेंट नंबर 4 पे जा रहा हूं यहां पे, तो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, सपोज n इक्वल्स टू 2 में इलेक्ट्रॉन है, उसके पास दो ऑप्शन है, वो ऊपर जा सकता है n इक्वल्स टू 3 या 4 में, या फिर नीचे आ सकता है n इक्वल्स टू 1 में।
तो किसी पर्टिकुलर एनर्जी, हायर एनर्जी स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन ड्रॉप टू अ लोअर एनर्जी स्टेट। अब एनर्जी कम हुई तो वो किसी न किसी फॉर्म में बाहर आएगी, साउंड, लाइट एक्सेट्रा। ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे दो पाम्स टकराते हैं तो हर एक पाम्स की एनर्जी कम हो गई। इनिशियली दे हैड काइनेटिक एनर्जी बिफोर दे कोलाइडेड एंड नाउ all the energy is gone. All the energy is gone in the form of sound and light and heat. Okay, that's right. So जो sound होता है वो भी sustain नहीं करता, उसमें भी atomic vibrations होते हैं, वो भी finally heat में convert हो जाता है. That's right. Same way बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है किसी हायर ऑर्बिट्स में बैठा हुआ है, अगर वो नीचे आता है तो एनर्जी लूज करेगा. दिस एनर्जी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल फोटोन. ठीक है जी. अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, दो ही ऑर्बिट इन्वॉल्व हैं, तो एक फोटोन निकलेगा. यानी कि ऐसा नहीं है कि ये बोलते हैं कि भाई फोटोन कि ऐसा करो या 10 जूल का एनर्जी का फोटोन है, ऐसा करो एक एक जूल के 10 फोटोन निकाल दो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक ही फोटोन निकलेगा फॉर ट्रांजिशन बिटवीन टू ऑर्बिट्स. दैट्स राइट. सो लेट अस राइट इट. लेट अस जस्ट print it on our notebook. That लिखेंगे please. When an electron falls from any higher energy state or shell, when an electron falls from any higher energy state or shell to a lower energy state or shell, then it loses its energy, and emits a single photon, and emits that energy as a single photon. जो सिंगल फोटोन की एनर्जी है बच्चों, वो एनर्जी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी. तो जितनी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को लॉस करा है उतनी ही एनर्जी का फोटोन बनेगा. अब लोग पूछते हैं क्या इससे उल्टा भी हो सकता है? कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में बैठा हुआ है, क्या वो बाहर से फोटोन को एब्जॉर्ब करके n इक्वल्स टू 3 या 4 में भी जा सकता है? आंसर इज यस. ऐसा भी पॉसिबल है बच्चा कि and reverse is also possible. We will note it down. And reverse is also possible, that an electron sitting in the lower energy state, can absorb photon from outside, and can move to a higher energy state or shell, ठीक है जी. बच्चों बड़ी बात नोट करने की यह है कि इलेक्ट्रॉन तभी उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जब उसकी एनर्जी डिफरेंस के एग्जैक्टली बराबर होगी, ना कम ना ज्यादा. किसी दो सेल्स की एनर्जी, जहां पे बैठा हुआ है और जहां पे जाने वाला है इलेक्ट्रॉन, जहां पे जा सकता है इलेक्ट्रॉन, अगर उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन आएगा बाहर से, तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ट्रांजिशन होगा, तभी इलेक्ट्रॉन आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं जाएगा. ठीक है जी. बच्चों ये नील बोर के मॉडल के 4 स्टेटमेंट्स है बच्चा. ठीक है जी. अब हमें पता है कि पहले 2 स्टेटमेंट से वी हैव गॉट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. ठीक है. उस मैथमेटिकल फॉर्मूले को के अंदर देखा जाए तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक v और एक r. ठीक है. तो v और r आपस में रिलेटेड है. इसका मतलब वी कैन फाइंड द individual values of v and r. So what I'm going to do here, I'm just going to write the result or solution. 2 इक्वेशन 2 अननोन है. आप ये क्लास 6-7 से करते आए हुए हो कि 2 इक्वेशन 2 अननोन है, कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करें. सो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. तो देखते हैं जी एग्जैक्टली कैसे प्रोसीड करेंगे यहां पे.
बच्चों सॉल्विंग इक्वेशंस नंबर 1 and 2 वी गेट बच्चा पहली क्या चीज मिली बच्चा? पहली चीज मिली कि भाई जो हमारा रेडियस आ रहा है आर बच्चों वो सम कांस्टेंट आर नॉट टाइम्स एन स्क्वायर बाई जेड इस फॉर्म में आता है बच्चा। ठीक है जी, जो सॉल्व करने से बच्चों रेडियस आता है वो सम कांस्टेंट आर नॉट टाइम्स एन स्क्वायर बाय जेड इस फॉर्म में आता है जी। ठीक है जी, पूछेंगे भाई आर क्या है? आर उस नंबर ऑफ शेल की रेडियस है जहां पे नंबर एन है, तो आर इज द रेडियस ऑफ द एनएस शेल, इसको हम आर एन भी लिख देते हैं, आर एन स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द एनएस शेल। ठीक है जी, तो फाइनली अगर देखा जाए तो हमें कैरी क्या करना है जी? ये इक्वेशन। ठीक है जी, रेडियस ऑफ द एनएस शेल इन द नील बोर मॉडल या बोर्स मॉडल आर एन इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। समटाइम्स पीपल कैन आस्क कि ये जो आर नॉट कॉन्स्टेंट है ये क्या है जी? तो जो आर नॉट जो कॉन्स्टेंट है आर नॉट ये बच्चों 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है जी। ठीक है जी, बच्चों आर नॉट किस इलेक्ट्रॉन की रेडियस होगी और किस एटम में? द आंसर इज आर एन विल बी इक्वल्स टू आर नॉट व्हेन जेड इक्वल्स टू 1। जब जेड 1 हो और एन भी 1 हो जाए, जब जेड 1 हो जाए एन भी 1 हो जाए, तो ये बच्चों होगी रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एच एटम। तो आर नॉट को बच्चों बोलते हैं द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। आर नॉट इज ऑल्सो कॉल्ड बच्चों द रेडियस ऑफ द फर्स्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। बच्चों इसी को हम एक और नाम देते हैं जी, इसको बोलते हैं बोर रेडियस, BOHR, बोर रेडियस। ऑब्वियस बात है बच्चों, नील बोर ने ये थ्योरी दी हुई है, तो जो रेडियस की स्टैंडर्ड वैल्यू है आर नॉट की जो वैल्यू है नील बोर ने अपना नाम दिया हुआ है उसको, एंड दैट इज कॉल्ड बोर्स रेडियस, दैट्स राइट। बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं एक और वेरिएबल के लिए v, तो v when solving comes out to be equals to v naught into z by n। ठीक है जी, ऑब्वियसली मतलब यहां पे जो v है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिटिंग इन द nth शेल। ठीक है जी, z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द करस्पॉन्डिंग s लाइक स्पेसीज। आपको पता होगा कि अगर 2He4 प्लस e है तो ये हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, ये भी एस लाइक स्पेसीज है, इसमें Z इक्वल टू 2 हो जाएगा, हीलियम के लिए Z होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, तो ये भी हमारा ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एनएस शेल। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन सिटिंग इन द एनएस शेल, दिस इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिटिंग इन द एनएस शेल। यहां पे हमने लिखना था बच्चा, दिस इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन sitting in the NS shell। in the same way बच्चा यहाँ पे speed of the electron sitting in the NS shell V naught into Z band। again बच्चों constant V naught हमें दिख रहा है, and that constant we should also be knowing about already। बच्चों जो V naught है बच्चों, V naught इसकी वैल्यू बच्चों आती है C/137, that's right। C है बच्चों speed of light, C is speed of light। ठीक है, एंड 137 इज नंबर बच्चा जो सॉल्व करने से आता है। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट बच्चा, इस रिजल्ट्स को याद करना है, हमें याद रखना है। ठीक है जी बच्चों, हम अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे बैठा हुआ है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में। इन दोनों का जो सम है बच्चा उसको बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम सिंबल देते हैं EN से, EN। तो E, कैपिटल E स्टैंड्स फॉर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सिटिंग इन द एनएस शेल, एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू E नॉट टाइम्स Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, E नॉट टाइम्स Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, दैट्स राइट।
बच्चों अगेन ई नॉट मस्ट बी सम कांस्टेंट, आपको पता होगा, इसका आइडिया होगा आपको, ठीक है। फिलहाल बच्चों इसके पहले कि मैं ई नॉट की वैल्यू लिख दूं, जस्ट लेट मी पुट दी डिटेल्ड एक्सप्रेशन ऑफ दिस होल थिंग, दैट इज इक्वल्स टू माइनस me z square e raised to power 4 upon 8 epsilon naught square n square h square, that's right। बच्चों ये क्या चीज है एग्जैक्टली देखिए जी। बच्चों हमने कहा था कि हम सॉल्व करते हैं तो कुछ कांस्टेंट्स आते हैं, उन कांस्टेंट्स को हम बार बार सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है जी। बट एनर्जी वाले कांस्टेंट को मैंने डिटेल फॉर्म में भी लिखा हुआ है। उसका रीजन है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि अगर सपोज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया जाए तो एनर्जी कितना टाइम्स हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिटिंग इन द nth शेल वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कौन से पावर के प्रोपोर्शन में है। अगर मास को डबल कर दे तो एनर्जी देखो डबल हो जाएगी विद माइनस साइन, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि भाई एटॉमिक नंबर है उसको डबल कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, देख लीजिए जी, z को डबल करा तो यहां पे 4 टाइम्स हो जाएगी एनर्जी विद माइनस साइन। सो इसका मतलब है कि हमें सारे रिजल्ट्स आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बच्चों अगेन हमारा थर्ड रिजल्ट है स्ट्रेट वे। एंड इक्वेशन नंबर 3 एंड हियर द कांस्टेंट ई नॉट, जो कांस्टेंट बच्चों ई नॉट है इसको क्या देते हैं, इसको वैल्यू देते हैं बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। द वर्क डन बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन क्यू चार्ज, क्यू इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ई नॉट। बच्चों ई नॉट इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बच्चों ये होता है इसकी वैल्यू, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है। तो जो कांस्टेंट है बच्चों ई नॉट यहां पे नेगेटिव है। बच्चों यहां पे हमने देखा था कि जो आर नॉट है उसको बोलते हैं बोर रेडियस, ठीक है, ठीक है जी। जो वी नॉट है बच्चों उसको बोलते हैं बोर स्पीड, सेम डेफिनेशन, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन z इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 1, यानी कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिटिंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ h एटम इज कॉल्ड बोर स्पीड। एंड हियर व्हाट इज दैट, बोर एनर्जी, Bohr energy। तो Bohr energy is the total mechanical energy of the electron which is sitting in the z equals to 1 n equals to 1 first orbit of h atom। first orbit of h atom में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, जो डेफिनेशंस है बोर एनर्जी, बोर स्पीड और बोर रेडियस के, वो मैं बता रहा हूं बच्चों। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट वी गेट फ्रॉम द बोर्स मॉडल। We have to see some applications also. We have to see the spectrum of atoms also on the basis of this theory, which comes on the basis of this theory. We have to see something more also. But till then, just attempt the 5 question set which is coming at the end of this lecture and try to grasp the concept as much as possible। थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस करिएगा, जो भी रिकमेंडेड बुक है, जैसे कि अगर मैं आप पूछोगे कि कौन सी बुक रिकमेंडेड है, आंसर इज बच्चों एनसीईआरटी और एससी वर्मा। अगर हम ट्राई करें नीट के लिए, जेई मेन के लिए अप टू रैंक ऑफ 500, सो जेई मेन और नीट के लिए अगर हम टारगेट करते हैं अप टू रैंक ऑफ 500, एससी वर्मा एंड एनसीईआरटी बुक्स विल बी इनफ अपार्ट फ्रॉम माय टीचिंग, ठीक है। जो टीचिंग है बच्चा उसके अंदर मैंने मैक्सिमम नोट्स आपको दे दिए हैं, मैक्सिमम रिजल्ट्स दे दिए हैं। तो वी डोंट हैव टू सर्च इन एवरी बुक्स कि अच्छा ये इस बुक में ये रिजल्ट है, इस बुक में ये रिजल्ट है। तो अपने आप को स्ट्रीमलाइन करिए, डायरेक्ट करिए और फोकस करिए ताकि हमें इधर उधर ज्यादा भटकना ना पड़े। एंड प्लीज ज्वाइन फिजिक्स गुरुकुल अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं करा है, एंड जस्ट एंजॉय योर स्टडीज एंड स्ट्रीमलाइन एंड क्रूज टुवर्ड्स योर सक्सेस। थैंक यू ऑल। वंदे मातरम।